हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2015 वर्सेस 2020, यानी कि जब 2015 के अंदर एएम ने फैसला किया था कि बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ने का, सीमांचल के इलाके में चुनाव लड़ने का, तो उस वक्त वहाँ पर कितनी मजबूत थी वो पार्टी। और अब जब 2020 आ रहा है और अनाउंस भी हो चुका है और पूरी तैयारियां भी हो रही है, तो इस वक्त कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा ताकत है बिहार 2015 से। तो आइए इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलिए 2015 की पहले बात करते हैं, उसके बाद अब की बात करेंगे 2020 की। 2015 के अंदर जब उसकी पार्टी चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो वो पहली बार था, यानी कि वो अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस कर रहा था बिहार के अंदर, वो अपने पार्टी का तारुफ करा रहा था बिहार के अंदर। हालांकि उस पार्टी को बहुत लोग जानते थे, पहले से जानते थे, जबकि वो तेलंगाना की पार्टी थी, वहाँ के सारे लोग बच्चा बच्चा लोग जानते थे, लेकिन बिहार के अंदर वो पहली बार था, बिहार के अंदर वो फर्स्ट टाइम था। तो इंट्रोडक्शन हुआ था बिहार के अंदर 2015 के अंदर, और जबकि 2020 में है, ये पहली बार नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। 2015 फर्स्ट टाइम था, इंट्रोडक्शन था, जबकि 2020 जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। दूसरी पॉइंट ये बात करते हैं कि चंद सीटों पर चुनाव लड़ा था, सीमांचल के 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बेसिकली वहाँ पर बैसी हो गया, अमोर हो गया, किशनगंज हो गया, बलरामपुर हो गया, तो इस तरीके से कोचाधाम हो गया। तो इस तरह से 6 सीटों पर मात्र चुनाव लड़ने का फैसला किया था 2015 के अंदर। लेकिन अब की अगर बात करें 2020 के अंदर, तो आपने देख लिया होगा फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके अंदर 32 विधानसभा का नाम जो है वो जिक्र है। उसके बाद अगर बात की जाए, दूसरी लिस्ट निकलेगी, तीसरी लिस्ट निकलेगी, और इस तरीके से पूरे बिहार के अंदर जो है इस बार एआईएम डिसाइड कर चुकी है, पूरे बिहार के अंदर जो है चुनाव लड़ेगी एआईएम। यानी कि पिछली बार सिर्फ 6 सीटों पर और इस बार जो है 243 सीटों पर। दूसरी खास है, तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि 2015 के अंदर कोई प्लान नहीं था, फर्स्ट टाइम था, जज्बाती होकर लोगों के प्यार ने उनको मजबूर कर दिया, और बिना प्लान के, बिना प्रोफेशनलिज्म को शो करते हुए, दिखाते हुए, वो उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार चुका था, यानी उतार दिया था, और चुनावी मैदान के अंदर आ गए थे। जबकि इस बार की अगर बात की जाए, 2020 की अगर बात की जाए, तो इस बार प्लान है, इस बार इनके पास एग्जीक्यूट करने के लिए एक अच्छा खासा और खूबसूरत प्लान है। इस बार प्रोफेशनलिज्म भी शो हो रहा है, और यही वजह है कि इस बार ग्रेडिंग सिस्टम में डाल दिया है, यानी कि 3 ग्रेड में बिहार के पॉपुलेशन को बांटा है। जहाँ पर एक तो वो जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा है, उसको A+ ग्रेड में रखा हुआ है, जहाँ पर दूसरा A ग्रेड में रखा हुआ है, जहाँ पर 15 से 20% से ज़्यादा है मुस्लिम, और जहाँ पर 15 से ज़्यादा है उसको B ग्रेड में रखा हुआ है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम में बिहार के वोटर्स, मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर पर ग्रेड किया हुआ है, एमआईएम ने किया। इसके अलावा दूसरा कि एक प्रोफेशनल जो एजेंसी है, सर्वे एजेंसी, उसको हायर किया है, वो तेलंगाना का ही है, और उसको इसलिए इस काम पर रखा है कि आप जो है जगह टू जगह जाकर, प्लेस टू प्लेस घूम कर, देख कर वहाँ पर एक डाटा तैयार करो कि किस विधानसभा में क्या प्रॉब्लम्स है, कौन ज़्यादा उम्मीदवार काबिल है, किसको दिया जाना चाहिए, वहाँ का कम्युनिटी डाटा क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सर्वे तैयार करेगी। कुल मिलाकर पिछली बार 2015 के अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म डाटा तैयार नहीं हुआ था, और इस बार जो है बहुत अच्छे से प्रोफेशनल होकर काम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जीत हार तो बात की बात है, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है, आपका पॉइंट कैसा है, आपका इक्वेशन कैसे आप बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बड़ी पार्टियां करती है। अगला ये है कि कुछ जो 6 सीटें थी उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि अख्तरुल इमान साहब कोचाधाम से हुआ था, जबकि वो सेकंड पोजीशन पर रहे थे, 37,000 वोट लाए थे। तसीरुद्दीन जो है वो 16,000 वोट लेकर आए थे। गुलाम सरवर वो 16,000, ये बैसी से ये भी 16,000 वोट लेकर आए थे। रानीगंज से अमित कुमार मात्र 1600 वोट लेकर आए थे। बलरामपुर से आदिल साहब ये 6,375 वोट लेकर आए थे। अमोर से डॉक्टर नवाजिश साहब 1,955 वोट लेकर आए थे। यानी कि ये 6 ऐसे थे जो कि एक सेकंड पोजीशन पर था, एक थर्ड पोजीशन, जैसे कि अख्तरुल इमान साहब सेकंड पोजीशन पर थे, तसीरुद्दीन जो है वो थर्ड पोजीशन पर थे, इसी तरह कोई फोर्थ पोजीशन पर था, कोई 6th पोजीशन पर था। यानी कि इस तरीके से परफॉर्मेंस था, बिना प्लान का था, शायद इसलिए रिजल्ट भी इतना ज़्यादा फेवर में नहीं गया था, लेकिन कुछ जगह पर अच्छा खासा इन्होंने प्रदर्शन जरूर किया था। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए, तो इस बार ये फर्स्ट टाइम भी नहीं है, और इस बार ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई जीता हुआ ना हो। यहाँ पर इस बार का विनर है, यानी कि उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद कमरुद्दीन साहब की जीत हुई है, और यानी कि पहली बार जो 2015 में था, तो उस टाइम कोई जीता हुआ नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, और अब जो है इसके पास एक जीता हुआ खुद का एमएलए है, और ये खुद तैयार कर रहे हैं डाटा, ये खुद गाइड कर रहे हैं, ये खुद रहबर बनकर सामने सबको, सारे ही कैंडिडेट को आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इनके पास, जिसके लिए ये इनको शायद ये
फ़ायदा दे सकता है। दूसरा कि उस 2015 से पहले किसी भी कोई भी लोकसभा चुनाव के अंदर एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं था। जबकि इस बार की अगर बात की जाए 2020 की अगर बात की जाए तो इस बार जो है लोकसभा के अंदर एक कैंडिडेट उतारा था जिसका नाम था अख्तरुल इमान साहब। और मज़े की बात यह है कि वो किशनगंज लोकसभा से उतारा था और किशनगंज के अंदर 6 असेंबली यानी कि 6 विधानसभा आते हैं। जैसे कि आपका बेसी आता है, उसके अंदर आपका किशनगंज आता है, उसके अंदर कोचाधाम आता है, उसके अंदर ठाकुरगंज आता है, उसके अंदर बहादुरगंज आता है। तो ये 6 विधानसभा जो है किशनगंज लोकसभा के अंदर आते हैं और इसके अंदर एमपी चुनाव में 2,95,029 वोट लेकर आए थे अख्तरुल इमान साहब, जबकि 3 लाख के आसपास तो इनकी जीत ही हुई थी। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पकड़ और रिजल्ट ये बहुत कुछ बता रहा है कि भाई भले ही हार गया हो, सेकंड पोजीशन पर रहा हो लोकसभा के अंदर, लेकिन जो है बहुत कम अंतराल से हारा था। लगभग 3 लाख वोट लेकर आए थे। ये बहुत मैटर करेगी, यही शायद आपको पुशअप करेगी, यही शायद एनर्जी फील करवाएगी और यही शायद इसी चीज़ ने इनके सारे लीडर्स के अंदर, सारे वर्कर्स के अंदर जो है एक चिंगारी भर दिया है। तो ये एक बड़ा पॉइंट होगा जीत और हार के लिए। अगला ये है कि जब 2015 के अंदर अनाउंस हुआ था तो उस टाइम ये कहा जा रहा था इस पार्टी को कि भाई सिर्फ वोट काटेगी, जीत नहीं सकती। ये सारे ही लगभग सारे लोगों का ये मानना था। हालांकि कुछ लोग जो उनके बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन थे तो वो तो खैर वो कभी नहीं मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये सिर्फ वोट काटने का काम करेगी, जीत नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल क्लियर था 2015 की बात। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए 2020 के अंदर, इस बार वोट काटने की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, इस बार जीतने की बात कर रहे हैं। इस बार ये कह रहे हैं कि सीमांचल की गांधी बन सकते हैं वैसे, इस बार ये कह रहे हैं कि सीमांचल के अंदर बड़ी जीत हो सकती है एएम की। इस बार ये कह रहे हैं कि एक अलग तरीके से पॉलिटिक्स करके हो सकता है कि विपक्षी के नाक में दम कर दे। तो ये सारी पॉइंट्स है जो कि ये बताता है कि 2015 और 2020 में कितना अलग है और यही सारी चीज़ें जो है शायद जीत की तरफ इशारा करती है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक वीडियो जरूर लाइक करें अगर आप इनके सपोर्टर्स हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लविंग एंड थैंक यू। जय हिंद, शुक्रिया, लव यू।